students, I'm back with my second video lecture of class 11 chapter 2, that is structure of atom. In the previous lecture we have discussed the discovery of electron, discovery of proton and discovery of neutron, ठीक है, and charge to mass ratio. In this lecture we will discuss the atomic models, ठीक है. जब प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई तो उसके बाद जो है कि एटम का स्ट्रक्चर क्या, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इट वाज डिस्कवर्ड एंड दीज मॉडल्स डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट मॉडल्स दिए एंड दीज मॉडल्स वर कॉल्ड द एटॉमिक मॉडल्स. नाउ कमिंग टू द फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम, जो सबसे पहले किससे दिए थे हमारे पास, जे थॉमसन. जे थॉमसन के मॉडल को और क्या कहते हैं, इट्स नोन एज द प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग और वाटरमेलन मॉडल, ठीक है, वाटरमेलन मॉडल. ये मॉडल जो है आपने कहाँ पर 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है. तो फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम इज द जे थॉमसन मॉडल विच इज ऑल्सो नोन एज द वाटरमेलन मॉडल और द प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है. जे थॉमसन प्रपोज दैट एटम possesses a spherical shape. जे थॉमसन के अकॉर्डिंग क्या था कि एटम की क्या है, एक स्फेरिकल शेप होती है. एटम इज स्फेरिकल इन शेप, ठीक है, इन विच द पॉजिटिव चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. और इसमें हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. जितना भी हमारे पास ये स्फेयर है इट कंटेन्स द पॉजिटिव चार्ज. क्या है इसमें, पॉजिटिव चार्ज है. And according to Thomson, the negative charges, that is the electrons, are embedded into it in such a manner कि इस तरह से embed हुए हैं so as to give the stable electrostatic arrangement, ठीक है. क्योंकि एटम जो है वो एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल माना जाता है. तो उन्होंने बोला जे थॉमसन ने कि जितना भी स्फीयर है पॉजिटिव चार्ज का, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है वो इवनली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड नेगेटिव चार्जेस इसमें एम्बेड हुए हैं इस तरह से कि उसे बिल्कुल ही एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, ठीक है, स्टेबल अरेंजमेंट प्रोवाइड हो रहा है. इसी को आप इससे कंपेयर कर सकते हो वाटरमेलन मॉडल में. जो रेड एडिबल पार्ट होता है दैट इज कंसीडर्ड द पॉजिटिव चार्ज और जो सीड्स होती है वाटरमेलन की they are considered the negative charges, that is the electrons, ठीक है. एक जो सबसे important feature था इस मॉडल का वो क्या था कि mass of atom is assumed to be uniformly distributed around the atom. कि जो हमारे पास जितना mass होता है एटम का it is uniformly distributed. उसमें कोई भी जितना भी, जैसे हम कह रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, वो सब uniformly distributed है. तो that means the mass of the atom is uniformly, that is evenly distributed. अब मॉडल ये वाला जो थॉमसन मॉडल था इट वाज एबल टू एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी. इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे. लेकिन ये हमारे पास जो है किसके साथ कंसिस्टेंसी नहीं रख रहा था, जितने हमारे पास लेटर रिजल्ट्स आए, लेटर डिस्कवरीज हुई उसके साथ जो है ये कंसिस्टेंट नहीं था. दैट्स व्हाई इट फेल, ठीक है. जो जे थॉमसन मॉडल था वो क्या हो गया था, फेल हो गया था, ठीक है. अब नेक्स्ट साइंटिस्ट आया रदरफोर्ड. उन्होंने भी हमारे पास मॉडल दिया, पहले एक्सपेरिमेंट है उसके बाद जो उन्होंने मॉडल दिया था. तो लेट्स डिस्कस द रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. तो रदरफोर्ड ने क्या किया था, रदरफोर्ड बोmbarded वेरी थिन गोल्ड फॉल विद अल्फा पार्टिकल्स. किसने क्या किया था, रदरफोर्ड ने बहुत ही ज्यादा थिन गोल्ड फॉइल ली थी और उसे बोmbard कराया था किससे, अल्फा पार्टिकल्स से, ठीक है. अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं हमारे पास, अल्फा पार्टिकल हैज अ मास ऑफ, हैज अ चार्ज ऑफ +2 एंड अ मास ऑफ +4 यूनिट्स, ठीक है. तो इसे हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, एज हीलियम एटम, ठीक. जितने भी हीलियम एटम्स होते हैं, हीलियम के अगर आप क्या कर सकते हो, देखो हीलियम एटॉमिक नंबर कितना होता है 2 और इसका एटॉमिक मास कितना होता है 4 होता है, ठीक है. तो अल्फा पार्टिकल की भी सेम यही चीज है. तो अल्फा पार्टिकल इज द हीलियम एटम विद अ चार्ज ऑफ +2 एंड अ मास ऑफ +4 यूनिट्स, ठीक है. अब उसने क्या किया था कि थिन गोल्ड फॉइल उसने बोmbard कराया था विद द अल्फा पार्टिकल्स एंड दैट्स व्हाई दिस एक्सपेरिमेंट वाज कॉल्ड द रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है.
अब जो थे हमारे पास a stream of highly energy alpha particles from a radioactive source was directed at a thin foil, ठीक है, जो गोल्ड फॉइल थी उस पे क्या किया उसने, रेडियो एक्टिव अल्फा पार्टिकल्स एमिट आउट कराए, और यहाँ पे उसके अराउंड जो उसने क्या लगाई हुई थी, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई हुई थी, सर्कुलर जिंक सल्फाइड स्क्रीन। पहले बताया था कि जो जिंक सल्फाइड स्क्रीन वो क्या होती है, हमारे पास फ्लोरेसेंट होती है, ठीक है। जैसे आप इसी तरह समझ सकते हो, यहाँ से ये अल्फा पार्टिकल सोर्स है, ठीक है, यहाँ पर से क्या लगाए हुए, ये समझ लीजिए, इट्स द गोल्ड फॉइल, और इसके गोल्ड फॉइल के अराउंड ही प्लेस द जिंक सल्फाइड स्क्रीन, ठीक है। जिंक सल्फाइड स्क्रीन क्या थी हमारे पास, फ्लोरेसेंट थी। अब जब अल्फा पार्टिकल दे विल स्ट्राइक एट द गोल्ड फॉइल, ठीक है, अब गोल्ड फॉइल से जब वो पास आउट करेंगे टू द जिंक सल्फाइड स्क्रीन, तो जिंक सल्फाइड स्क्रीन क्या हो रही थी, ग्लो कर रही थी, ठीक है। अब उसके थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था कि जितना भी मास है हमारे पास एटम का, वो सब क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसके रिजल्ट जो है वो क्या होने चाहिए थे कि जितने भी हमारे पास क्या है, वो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स शुड पास द अनडिफ्लेक्टेड। अल्फा पार्टिकल्स जो है वो किससे पास हो रही थी, गोल्ड फॉइल से पास हो रही थी, एंड दे वर स्ट्राइकिंग एट द जिंक सल्फाइड स्क्रीन ड्यू टू व्हिच द जिंक सल्फाइड स्क्रीन वाज ग्लोइंग, ठीक है। अब देखो, बिल्कुल ही जो रिजल्ट्स थे उसके स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के, दे वर अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द थॉमसन्स मॉडल द मास ऑफ गोल्ड एटम इन द फॉइल शुड हैव इवनली स्प्रेड ओवर द एंटायर, कि उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जितना भी मास होता है एटम का, दैट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। और इसकी वजह से जितने भी अब अल्फा पार्टिकल्स की इतनी एनर्जी होती है कि दे वुड हैव डायरेक्टली पास्ड, ठीक है, तो क्या हो जाती है हमारे पास, डायरेक्टली पास हो जाते हैं। इट वॉज एक्सपेक्टेड, सिर्फ वो क्या एक्सपेक्ट था कि पार्टिकल्स जो है वो क्या हो जाएंगे, स्लो डाउन हो जाएगी, उनकी स्पीड जो है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एंड दे वुड चेंज डायरेक्शन बाय द स्मॉलर एंगल्स, उनमें जो डिफ्लेक्शन आएगा वो बहुत ज्यादा स्मॉलर एंगल्स से आएगा, ठीक है। लेकिन अब क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हुई वो देखें। नंबर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स पास्ड अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन थी some of alpha particles deflected through small angles, ठीक है, सिर्फ कुछ अल्फा पार्टिकल्स ही जो है वो क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट हुए थे थ्रू द स्मॉलर एंगल्स, एंड one out of many alpha particles rebound back, ठीक है, back by an angle of 180 डिग्री, ठीक। क्या हुआ था कि सबसे पहले मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल दे पास अनडिफ्लेक्टेड, यहाँ से हमारे पास क्या हो रहा है, अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, दे आर स्ट्राइकिंग द गोल्ड फॉइल एंड दे विल बी अटैक एज, मतलब दे विल अनडिफ्लेक्टली, वो बिल्कुल क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, ठीक है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन थी कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है दे वर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉलर एंगल्स, मतलब कुछ तो बिल्कुल डायरेक्टली पास हो रही है, ये है, ठीक है, और कुछ हमारे पास क्या है, सिर्फ बहुत ही कम जो है वो क्या हो रही थी, डिफ्लेक्ट हो रही थी थ्रू स्मॉलर एंगल्स, मतलब उनमें डिफ्लेक्शन क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा कम आ रहा था, और बहुत ही 1 आउट ऑफ अराउंड 10,000 ये कितनी, ये हमारे पास क्या हो रही थी, बाउंस बैक हो रही थी, ठीक। तो ये थे 3 ऑब्जर्वेशंस ऑफ द रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक। अब नाउ रदरफोर्ड एक्सप्लेन दीज ऑब्जर्वेशंस एज, देखो नंबर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी कि मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स पास अनडिफ्लेक्टेड, इसे रदरफोर्ड ने कैसे एक्सप्लेन किया, रदरफोर्ड ने कहा कि एटम में जो है वो मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी, कि एटम में जो है बहुत ज्यादा खाली जगह है, दैट इज व्हाई द अल्फा पार्टिकल्स आर पासिंग अनडिफ्लेक्टेड, में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रही है, क्योंकि देखो अगर आपके पास में जो है कोई भी चीज नहीं आ रही है, वो बिल्कुल एम्प्टी है, तो यू विल पास स्ट्रेट।
सेम केस किसके साथ हो रहा था, अल्फा पार्टिकल्स के साथ। अल्फा पार्टिकल्स भी क्या है, जैसे आ रही थी ऐसे कैसे क्या हो रही थी हमारे पास, अनडिफ्लेक्टली पास हो रही थी, दे आर पासिंग स्ट्रेट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था कि मोस्ट ऑफ द एटम कंटेन्स मोस्ट ऑफ द स्पेसेस एम्प्टी। एटम में क्या होता है, बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट था कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स रिफ्लेक्टेड थ्रू द स्मॉल एंगल्स। यहाँ पे क्या है कि एटम में क्या होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जब अल्फा पार्टिकल्स भी क्या है, दे आर पॉजिटिवली चार्ज, और एटम में भी क्या है, प्रोटॉन्स है, तो जब दोनों एक साथ कोलाइड करेंगे, कोलिजन होने की वजह से अल्फा पार्टिकल्स जो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेंगी, दे विल बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द स्मॉलर एंगल्स। ठीक है, क्या बताया इसमें कि अल्फा पार्टिकल्स इज आल्सो पॉजिटिवली चार्ज, और प्रोटॉन भी क्या होता है हमारे पास, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो जब दोनों प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल दे विल कोलाइड विद ईच अदर, अल्फा पार्टिकल विल चेंज देयर डायरेक्शन एंड दे विल बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द स्मॉलर एंगल्स। लास्ट था वन आउट ऑफ मेनी अल्फा पार्टिकल्स रिबाउंड बैक बाय एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। कि अल्फा पार्टिकल एक ऐसा आ रहा था इतने सालों में से कि जो बाउंस बैक हो रहा था बिल्कुल 180 डिग्री से। ये चीज रदरफोर्ड ने कैसे एक्सप्लेन की, उसने कहा कि हमारे पास जो इतना न्यूक्लियस, वो जो है हमारे पास सेंटर होता है एटम में, हैवी मास होता है, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल उसे पेनिट्रेट नहीं कर पाती एंड दे रिबाउंड बैक, और वो क्या हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है। ठीक है, और जो हैवी पार्टिकल है, हैवी मास जो है हमारे पास एटम में, दैट वाज लेटर ऑन डिस्कवर्ड टू बी द न्यूक्लियस। कि वो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और वो इतना हैवी होता है कि अल्फा पार्टिकल्स डू नॉट पेनिट्रेट थ्रू इट एंड दे बाउंस बैक। ठीक है, तो ये थी ऑब्जर्वेशंस और उनकी एक्सप्लेनेशन थी। अब न्यूक्लियस के बारे में क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज। कि न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। न्यूक्लियस जो है क्या बहुत ज्यादा डेंस होता है एंड इट इज हार्ड, और न्यूक्लियस जो है वो बहुत ज्यादा स्मॉल होता है एज कंपेयर टू द टोटल एटम। जितना एटम होता है उसके कंपेयर अगर हम करते हैं तो न्यूक्लियस बहुत ज्यादा छोटा होता है। क्या बताइए नंबर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, न्यूक्लियस इज positively charged. It is dense and heavy. कैसे होता है, dense होता है, बहुत ज्यादा heavy होता है। It is very small as compared to the size of atom. कि अगर साइज ऑफ एटम जो है वो कितना है, 10⁻⁻10 है, तो न्यूक्लियस का साइज जो है वो कितना होता है, 10⁻⁻15 होता है। ठीक है, तो इतना ज्यादा स्मॉल होता है। तो अब इसके बेसिस पे, अगर रदरफोर्ड के बेसिस पे हम जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसे कर सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्फेरिकल है एटम। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ द एटम में क्या है हमारे पास, एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, विच इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है। अब देखो, अगर अल्फा पार्टिकल्स देयर पास अनडिफ्लेक्टेड, अब कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के साथ वो करेंगे एंड दे विल पास थ्रू स्मॉलर एंगल्स। ठीक है, तो स्मॉल एंगल से दे विल गेट डिफ्लेक्टेड। और कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस पे पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी, दे विल रिबाउंड बैक। ठीक है, ये तो था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। नाउ कमिंग टू द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के थ्रू नंबर फर्स्ट है कि एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, डेंस एंड हेवी न्यूक्लियस कंटेनिंग प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। कि एटम क्या है हमारे पास, पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, डेंस और हेवी न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। सेकेंड पॉइंट है, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। जो न्यूक्लियस होता है वो किससे सराउंड हुआ है हमारे पास, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन द सर्कुलर क्लोज्ड ऑर्बिट्स एट हाई स्पीड। वो जो है बहुत ज्यादा हाई स्पीड में एक क्लोज्ड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट था इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स होल्ड द एटम टुगेदर। अब की हमारे पास न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूक्लियस जो क्या है पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन है, दोनों क्या है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन उनके बीच में क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, जिसकी वजह से एटम जो है क्या है यार होल्ड हुआ है, एक साथ टुगेदर होल्ड हुआ है।
फोर्थ पॉइंट था कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम क्या होता है, बिल्कुल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। दैट मीन्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितना पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन्स है जितने उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एंड नंबर फिफ्थ पॉइंट इज कि मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस, मतलब जितना मोस्टली स्पेस जो है एटम में वो क्या होता है, बिल्कुल एम्प्टी होता है। अब देखो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सेकंड और थर्ड है कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से कोई इस चीज पे कैसे पहुंच सकता है कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं इन सर्कुलर क्लोज ऑर्बिट और बहुत ज्यादा हाई स्पीड में। और थर्ड पॉइंट था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन होल्ड द एटम टुगेदर। तो ये एक्सप्लेन कर रही हूँ ये कैसे वो यहाँ तक पहुंचे थे रदरफोर्ड। क्या हो गया, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज के अराउंड हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव कर रहा है। ये चीज बिल्कुल किसके साथ कंसिस्टेंट, जैसे सोलर सिस्टम है, न्यूक्लियस क्या हो जाएगा हमारे पास सन, और जो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन दे आर कंसीडर्ड एज इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखो कह रही हूँ कि ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। जब दोनों ये एक साथ मिल जाएंगे तो एटम क्या हो गया, इसका मतलब डिस्ट्रॉय हो गया, एटम इज डिस्ट्रॉयड। लेकिन यहाँ पे अपने क्या था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन होल्ड द एटम टुगेदर, कि इनके बीच में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है जिसकी वजह से एटम जो है वो अपनी ही प्लेस पर है। ठीक है, अब देखो जो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है ये किस चीज में, इस चीज को ये इलेक्ट्रॉन किस चीज में चेंज कर रहा है, फॉर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। अगर इलेक्ट्रॉन एक ही प्लेस पर होगा तो यहाँ पे क्या है, अट्रैक्शन होगी, अट्रैक्शन होने के बाद नेगेटिव और पॉजिटिव कंबाइन होंगे और एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है तो अट्रैक्शन मतलब जितनी भी फोर्स थी इसमें, अट्रैक्शन फोर्स वो किसके लिए यूटिलाइज हो रही है, इलेक्ट्रॉन इज यूटिलाइजिंग इट रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, जिसकी वजह से एटम जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। ठीक है, ये थी हमारे पास रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। अब बात करते हैं कि हमारे पास रदरफोर्ड का मॉडल भी क्या हो गया, इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, वो क्या थे। नंबर फर्स्ट यही था कि देखो जब कोई भी चार्ज पार्टिकल हमारे पास रिवॉल्व करता है, एक स्पीड के साथ रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पे देखो जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज, स्पीड चाहे सेम रह सकती है लेकिन वेलोसिटी चेंज होगी क्योंकि इसमें डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और अगर वेलोसिटी चेंज कर रही है इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन होगा, ये पार्टिकल क्या है, एक्सेलरेटेड होगा। और अगर एक्सेलरेशन होती है मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, जो एक प्रूव थ्योरी थी कि अगर कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है वो रेडिएशन लूज करता है, कि अपनी एनर्जी को लूज करता है, जब वो रिवॉल्व करेगा इट लूजेस एनर्जी। इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो अपनी एनर्जी को लूज करते करते अल्टीमेटली कहाँ पे आ जाएगा, न्यूक्लियस में आ जाएगा। यही चीज तो होगी भाई, एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है, एक्सेलरेटेड है और एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्या करता है, रेडिएशन लूज करता है, रेडिएशन देता है जिसकी वजह से अपनी एनर्जी जो है वो लूज करता है। और एनर्जी अगर लूज कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन तो ये क्या है, अल्टीमेटली इट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस एंड एटम विल गेट डिस्ट्रॉयड। पर फिर से ऐसा नहीं होता है, तो ये चीज रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। दैट मीन्स हम इसे क्या कह सकते हैं कि रदरफोर्ड डिड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, नॉट able to explain stability of atom, कि एटम जो है वो किस तरह से स्टेबल है इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। और नेक्स्ट इसकी वो थी ड्रॉबैक थी कि it did not explain the line spectrum, कि लाइन स्पेक्ट्रम जो है एटम का
ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दैट। स्पेक्ट्रम जो है वो सबने पढ़ा है कि व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू द प्रिज्म इट गेट्स scattered in the seven colors, and the seven colors that is mature, violet, indigo, blue, green, yellow and red, that is called the spectrum। ठीक, अब ये जो है रदरफोर्ड जो है वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। लाइन स्पेक्ट्रम आप आगे लेक्चर्स में पढ़ोगे, उसमें पढ़ाऊंगी, बट अभी के लिए सिर्फ आप ये तो ड्रॉबैक्स याद कर लीजिए कि रदरफोर्ड डिड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम एंड ही डिड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करते हैं दैट इज द एटॉमिक नंबर एंड द मास नंबर। आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि जितना हमारे पास चार्ज होता है, सबसे पहली बात कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जितने हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक, अब एटॉमिक नंबर को जो है वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, Z जो है वो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। जितने भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वही इसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन में क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1, तो Z कितना हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करते हैं हम सोडियम की, सोडियम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11, तो Z कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इस तरह से जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं दैट इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। या फिर आप क्या कह सकते हो, एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अभी क्या बताया कि एटम एज द होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब देखो ये तो थी हमारे पास एटॉमिक नंबर की बात, कि एटॉमिक नंबर जो है इट इज बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी वजह से है, इज ड्यू टू द प्रोटॉन्स। अब जो मास होता है एटम का इट इज ड्यू टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, किसकी वजह से बताया, मास नंबर को हम डिनोट करते हैं A से, एंड A इट इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितने प्रोटॉन है प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इस तरह से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मास नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी एटम है आपका X, ठीक है, नीचे आप इसकी सबस्क्रिप्ट क्या है, Z, मतलब एटॉमिक नंबर लिखना है, एंड सुपरस्क्रिप्ट में आपको क्या लिखना है, इसका मास नंबर लिखना है। जैसे अगर हम बात करते हैं सोडियम की, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और जो इसका मास नंबर होता है दैट इज 23, मतलब 11 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएंगे और न्यूट्रॉन्स कितने हो जाते हैं, इसके 12 हो जाते हैं। तो हम सोडियम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सोडियम का सिंबल Na, सबस्क्रिप्ट क्या गई उसकी, एटॉमिक नंबर दैट इज 11 और सुपरस्क्रिप्ट एज मास नंबर व्हिच इज 23। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोडियम एटम विद एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ठीक, अब हम बात करते हैं आइसोबार्स की एंड आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स क्या होते हैं, द एटम्स विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। क्या कह सकते हैं, आइसोटोप, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, या फिर डिफरेंट मास नंबर, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें आइसोटोप्स के ऐसे एटम्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन की क्या है, 3 आइसोटोप्स होते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सेम, हाइड्रोजन का मास नंबर it exists as 1h1, it exists as 1h2 and it exists as 1h3. This is the isotope of hydrogen, that is protium. This is deuterium and this is tritium. ठीक, तो these are the 3 isotopes of hydrogen. इनके क्या है, एटॉमिक नंबर तो सबके सेम है 1, लेकिन मास नंबर सबका क्या है, डिफरेंट है। प्रोटियम के केस में 1 है, ड्यूटेरियम के केस में 2 एंड ट्राइटियम के केस में इट इज 3। तो ये तो है आइसोटोप। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, आइसोबार्स की, और ले सकते हो आप जैसे क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, ये भी क्या होते हैं, आइसोटोप्स ही होते हैं। क्लोरीन के एटॉमिक नंबर 17, एक का एटॉमिक मास होता है 35 और एक होता है 37, तो ये भी क्या है, आइसोटोप्स हैं।
आइसोबार्स क्या होते हैं, इसके जस्ट अपोजिट होते हैं। उसमें क्या होता है, सेम मास नंबर बट different atomic number. Isobars are the atoms which have the same mass number but they have different atomic numbers. जैसे अगर हम बात करते हैं कार्बन की और नाइट्रोजन की, कार्बन एंड नाइट्रोजन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर 77, इसका मास नंबर 14, इसका मास नंबर 14। तो यहाँ पे क्या हो गया, दीज एग्जिस्ट एज आइसोबार्स बिकॉज दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर। कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, लेकिन इनके मास नंबर क्या है, बिल्कुल सेम है। सो दीज आर द पेयर ऑफ आइसोबार्स। ठीक, अब इस पे हम क्या कह सकते हैं कि आइसोटोप्स की जो है वो क्या होती है, बिल्कुल प्रॉपर्टीज जो है वो बिल्कुल सेम होती है। दे हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। अब ऐसा क्यों होता है, लिख सकते हो यहाँ पर सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज आइसोटोप की इसलिए होती है कि जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज है दे डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन्स पे डिपेंड करती है। अब इनके एटॉमिक नंबर ही सेम है एंड एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर प्रोटॉन्स ही सेम होंगे तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, बिल्कुल सेम होंगी। तो आइसोटोप्स एंड एटम्स विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास एंड हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन मास नंबर यहाँ पर जो है आइसोबार्स की क्या होती है, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। दे ओनली हैव द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। तो ये था यहाँ तक रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक, अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाए वीडियोस के।